आता है जिसके अंदर हम एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं कि स्ट्रेस लेवल एट सर्विस एंड फॉर डिफ्लेक्शन जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। उसके अंदर हम डेल्टा FPS एंड और FS यूज करते हैं, जिसके अंदर डेल्टा FS बेसिकली इज द स्ट्रेस इंक्रीज बियॉन्ड द डीकम्प्रेशन स्टेट। डीकम्प्रेशन स्टेट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड FS इज द स्ट्रेस इन माइल्ड रीइंफोर्समेंट। नॉर्मली जो रीइंफोर्समेंट प्री स्ट्रेस रीइंफोर्समेंट स्टील है उसके अंदर स्ट्रेसेस कितनी है और हमारे पास जो माइल्ड स्टील है उसके अंदर स्ट्रेसेस कितनी है, इन दोनों कंडीशंस को हम कंसीडर करते हैं फॉर द डिफरेंट एनालिसिस। इन तीनों जो हमारे डिफरेंट कैटेगरीज हैं प्री स्ट्रेस ऑफ फ्लेक्सुरल मेंबर्स के लिए, इन्हीं को आगे मजीद हमने कंट्रीब्यूट या डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसको हम मजीद लेके चलते हैं आगे। सो व्हाट आर द बेसिक अजम्पशंस इन डिफ्लेक्शन कैलकुलेशंस, कि जब हम डिफ्लेक्शन या अपवर्ड केम्बर को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास बेसिक अजम्पशंस क्या होती हैं। डिफ्लेक्शन कैलकुलेशंस कैन बी मेड आइदर फ्रॉम द मूवमेंट डायग्राम्स, एक तो मूवमेंट डायग्राम है आपके पास, उनसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड एक्सटर्नल ट्रांसवर्स लोडिंग, दूसरी जो एक्सटर्नल लोडिंग आ रही है उनकी वजह से भी आप जो, और फ्रॉम द मूवमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप, इन तीनों तरीकों से आप डिफ्लेक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन से तरीके हो गए? मूवमेंट डायग्राम्स, एक्सटर्नल ट्रांसवर्स लोडिंग्स एंड फ्रॉम द मूवमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप। हाउएवर इन तीनों कंडीशंस के अंदर हमारे पास सम अजम्पशंस हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, लिमिटेशंस हैं, उनको हम किस तरह से फाइनल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट गाइडलाइन इज द concrete gross sectional area is accurate enough to compute the moment of inertia except when refined computations are necessary। कि जब आप अपवर्ड केम्बर की बात करते हैं, डिफ्लेक्शंस की बात करते हैं, तो अपवर्ड केम्बर के अंदर मेंबर आपका डिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसके जो सेक्शंस हैं, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन आप कंसीडर BDQ/12 सपोज फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप BDQ/12 कंसीडर कर रहे हो लेकिन उसके केम्बर की वजह से उसका सेक्शन कहीं रिड्यूस तो नहीं हो गया, कहीं सेक्शन उसका वेरी ना कर जाए, तो उसके अंदर जो एक्यूरेटली हम प्रॉपर्टीज को कंसीडर करते हैं तो हमने एक्यूरेटली उसके डायमेंशंस लेने होते हैं। एंड सेकंड इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 33 ओमेगा या 33 स्मॉल w पावर 1.5 √fc'। कि हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कंसीडर कर रहे हैं कि एक तो हमारे पास कंपैरेटिव स्ट्रेंथ है, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ अंडर रूट के अंदर कंपैरेटिव स्ट्रेंथ हम कंसीडर करते हैं। जिस दिन आप मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कंसीडर कर रहे हो उस दिन तक जो कंपैरेटिव स्ट्रेंथ के डेज बनते हैं, जो कंपैरेटिव स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ है 28 डेज के ऊपर अगर आप मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कंप्यूट कर रहे हो तो 28 डेज स्ट्रेंथ, अगर 56 डेज के ऊपर या 14 डेज के ऊपर जो भी आपका स्पेसिफाइड है जिस दिन आप मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कंप्यूट कर रहे हो उसी दिन की जो सिलेंड्रिकल कंपैरेटिव स्ट्रेंथ है उसको आपने कंसीडर करना है। स्मॉल जो ओमेगा है या स्मॉल w जो है ये रिप्रेजेंट कराता है यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट को। कंक्रीट का यूनिट वेट क्या होता है? 2350 कंसीडर कर लो या 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कंसीडर कर लो या 144 या 150 पाउंड पर फीट क्यूब कंसीडर कर लो। तो हम इस फॉर्मूले को जब यूज करते हैं तो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने के लिए कि हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करें उसी डे के ऊपर जिस दिन आप मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को यूटिलाइज करने लगे हो हमारी एवोल्यूशन पर्पसेस के लिए। Then the principle of superposition applies in calculating deflections due to transverse load and camber due to pre-stressing। के principle of superposition के loads जो apply हो रहे हैं summation of उनकी summation consider करनी है कि one direction से जितने load आ रहे हैं opposite direction के अंदर जितने load जा रहे हैं उनकी आपस में principle of superposition हमने apply करना है in terms of loads and in terms of camber deflections। Then you have all computation of deflections can be based on center of gravity of the pre-stressing strands कि जो आपकी deflections हैं उनको हमने मेजर करना है जो प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन के एग्जैक्टली सेंट्रॉइड से लेके जो आपके स्ट्रैंड्स हैं या जो आपके टॉप फाइबर स्ट्रेसेस हैं या टॉप फाइबर तक जो डिस्टेंस है उनको हमने कंप्यूट करना है। तो जो आपकी डिफ्लेक्शंस हैं उनके लिए जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो सेंटर ऑफ द प्रीस्ट्रेसिंग स्ट्रैंड्स या प्रीस्ट्रेसिंग जो वायर्स हैं सिंगल टेंडन्स हैं उनके हमने सेंट्रॉइड से डिस्टेंस मेजर करना है। डिफ्लेक्शंस ड्यू टू शेयर डिफॉर्मेशन, शेयर को हम इग्नोर कर रहे हैं, शेयर की कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है इस केस के अंदर। हम फ्लेक्चर की बात कर रहे हैं तो शेयर जो है वो हमारा कंसिडरेबल नहीं है। सेक्शन कैन बी ट्रीटेड एज टोटली इलास्टिक अप टू द डीकम्प्रेशन लोड कि डीकम्प्रेशन जैसे मैंने बताया कि ये हमारा मजीद जो है एक नया एक पेंडोरा बॉक्स ओपन होगा, इसको हम मजीद जो है वो आगे लेके चलते हैं। फिलहाल आप इसको कंसीडर कर लें कि तमाम जो सेक्शन हैं वो बिहेव करेंगे एज इलास्टिकली, जिसके अंदर आप लोड अप्लाई करते हो उसके बाद जो है वो मेंबर हमारा जब लोड रिलीज होता है वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। देयर आफ्टर तो सेक्शन शुड बी ट्रीटेड एज टोटली इलास्टिक अप टू द डीकम्प्रेशन लोड, देयरफॉर द करेक्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे जब आपके सेक्शन के अंदर कोई वेरिएशन आ गई
सेक्शन जो है वो ट्रांसफॉर्म कर गया फ्रॉम द अनक्रैक्ड सेक्शन टू क्रैक्ड सेक्शन, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि क्रैक्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करते हैं टू गिव या टू कंसीडर मोर एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ डिफ्लेक्शन इन कैम्बर। कि कैम्बर और डिफ्लेक्शन के लिए हम सम केसेस के अंदर जो है वो हम ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करते हैं, सम केसेस के अंदर हम क्रैक्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कंसीडर करते हैं। So now third major area in this topic is short-term or instantaneous deflection for uncracked and cracked members। अब ये बहुत ही वाइड एरिया है कि हम शॉर्ट टर्म या इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन किस तरह से कंसीडर करते हैं, उसके अंदर क्रैक्ड मेंबर्स, अनक्रैक्ड मेंबर्स, उनके लिए मजीद क्राइटेरियाज, लोड डिफ्लेक्शन रिलेशनशिप्स हैं, उनको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। सो शॉर्ट टर्म इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन फॉर अनक्रैक्ड एंड क्रैक्ड मेंबर्स, उसके अंदर जो पहला क्राइटेरिया है हमारे पास, दैट इज द लोड डिफ्लेक्शन रिलेशनशिप। कि अब शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शंस के लिए अगर हम कंसीडर करते हैं लोड डिफ्लेक्शन रिलेशनशिप, तो हम किस तरह से उनको ऑब्जर्व करते हैं या मेजर करते हैं। शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शंस इन प्री-स्ट्रेस मेंबर्स आर कैलकुलेटेड ऑन द assumptions that the sections are homogeneous, isotropic and elastic। कि मटेरियल या जो मेंबर है वो इलास्टिकली बिहेव कर रहा है, मेंबर जो है वो आइसोट्रोपिक है, मेंबर जो है वो हमारे होमोजीनियस हैं। इसी वजह से जो है वो हम लोड डिफ्लेक्शन रिलेशनशिप को कंसीडर करते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन कैलकुलेशंस। सच एन अजम्पशन इज एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द एक्चुअल बिहेवियर। ये हमारा एक्चुअल बिहेवियर के लिए अप्रॉक्सीमेट एक कैलकुलेशन है, particularly that the modes of elasticity of concrete varies with the age of concrete and the moment of inertia varies with the stage of loading, whether the section is cracked or uncracked। अब जैसे ही आप एक तो आपने बात की मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी की कि कंक्रीट हमने बनाया, प्रीस्ट्रेसिंग हमने प्रोवाइड की मेंबर के अंदर, अगर हम 60 डेज के ऊपर जो है हम प्रीस्ट्रेसिंग को अप्लाई कर रहे हैं मेंबर के अंदर या डिफ्लेक्शंस कंसीडर कर रहे हैं या सर्विस लोडिंग हमने अप्लाई की है, तो उस केस के अंदर हम मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो कंक्रीट को हमने डेज काउंट करने की, इतने डेज हो गए तो 60 डेज के ऊपर कंक्रीट की जो कंपैरेटिव स्ट्रेंथ है उसी हिसाब से मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी कंसीडर करनी है, क्योंकि कंक्रीट की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ स्लोली इंक्रीज होती जाती है डेज के हिसाब से। हम 14 डेज के ऊपर हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है, 28 डेज के ऊपर हमें दूसरी स्ट्रेंथ मिलती है, 56 डेज के ऊपर थोड़ी सी इंक्रीज स्ट्रेंथ मिलती है अगेन, 90 डेज के ऊपर थोड़ी सी मजीद और इंक्रीज मिलती है। इसी तरह से अगर आप इवन 100-200 डेज के ऊपर कंसीडर करोगे तो जो 28 डेज की स्ट्रेंथ है उससे थोड़ी सी हमें ज्यादा प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा कंक्रीट की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ के साथ कनेक्टेड है नॉर्मल वेट कंक्रीट के अंदर, तो हमारा वो इंक्रीज होता रहता है। और जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो अनक्रैक्ड और क्रैक्ड सेक्शन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, क्योंकि वो अफेक्ट कर रहा होता है ओवरऑल सेक्शन के ऊपर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करते हो BDQ/12 रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। अब BDQ/12 जब हमने कंसीडर किया तो हमारा जो मेंबर था वो जब डिफ्लेक्टेड या डिफॉर्म फॉर्म के अंदर आ गया या जो है वो एक केम्बर जनरेट कर चुका है, तो उसके सेक्शन जो है वो अफेक्ट तो नहीं हुए अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग। सो आइडियली द लोड डिफ्लेक्शन रिलेशनशिप इज ट्राइलिनियर एज शोन इन फिगर। ये 3 डिफरेंट रीजन जनरेट करता है कि लोड डिफ्लेक्शन कर्व फॉर अ प्रीस्ट्रेस मेंबर जो है किस तरह से काम करता है। ट्राइलिनियर रिलेशनशिप या 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन जनरेट होता है, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। वो किस तरह से जनरेट होते हैं, किस तरह से हम उनको कंसीडर करते हैं, ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सारी चीजें जो है वो आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी। रीजन 1 प्री क्रैकिंग स्टेज, ये क्रैकिंग से पहले वाली स्टेज वेयर अ स्ट्रक्चरल मेंबर इज फ्री ऑफ क्रैक्स, जिसके अंदर कोई भी क्रैक अपीयर नहीं हुआ। रीजन 2 आफ्टर प्री क्रैकिंग, यानी कि पोस्ट क्रैकिंग स्टेज, जिसके अंदर प्री क्रैकिंग के बाद थोड़े से क्रैक अप आना स्टार्ट हुए व्हेन द स्ट्रक्चरल मेंबर डेवलप्स एक्सेप्टेबल कंट्रोल्ड क्रैकिंग इन बोथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रैक वेट्स। इस सेकंड रीजन के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं कि पोस्ट क्रैकिंग स्टेज, जिसके अंदर क्रैकिंग्स आ चुकी हैं मेंबर के अंदर, लेकिन वो एक अलोएबल रेंज के अंदर है, नंबर ऑफ क्रैक्स भी अलोएबल रेंज के अंदर है, क्रैकिंग के दरमियान स्पेसिंग भी अलोएबल रेंज के अंदर है, और क्रैकिंग की जो ओवरऑल विड्थ है, ओपनिंग है क्रैकिंग की, ओवरऑल क्रैक कितना वाइडर है वो हमारे पास भी अलोएबल रेंज के अंदर है। और थर्ड रीजन बेसिकली इज द पोस्ट सर्विसिबिलिटी क्रैकिंग स्टेज, जिसके अंदर स्ट्रक्चर जो है वो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर मजीद उसकी जो लोड एप्लीकेबल या लोड कैरिंग के जो कंडीशन है, कैपेबिलिटी है, दैट कैपेबिलिटी इज लॉस्ट बाय द मेंबर। तो पोस्ट सर्विसिबिलिटी क्रैकिंग स्टेज व्हेन द स्ट्रेस इन द टेंसाइल रिइंफोर्समेंट रीचेस द लिमिट स्टेट ऑफ यील्डिंग, यील्डिंग के आसपास पहुंच चुका है मेंबर या यील्डिंग अचीव कर चुका है जो टेंसाइल रिइंफोर्समेंट है, तो इसके अंदर जो है वो मेंबर के अंदर जो क्रैक ओपनिंग थी वो भी वाइड हो चुकी है, वो भी खुल चुकी है, और जो है वाइडर क्रैक्स हो गए, नंबर ऑफ क्रैक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो हमारा जो मेंबर है वो सर्विसिबल मेंबर नहीं रहा।
तो यहाँ पे आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि फ्रॉम दिस स्टेज टू दिस स्टेज, इस कैम्बर या इस लेवल को हम कंसीडर करते हैं कि ये लेवल या ये रीजन जो है ये रीजन 1 कहलाता है, जिसमें हम नॉर्मल जो एक्सिस है वाई एक्सिस उससे लेके जो रीजन 1 तक जो डिस्टेंस है इसको हम कैम्बर कंसीडर करते हैं। लो डिफ्लेक्शन रिलेशनशिप के अंदर या कोई रियलिस्टिक कैम्बर नहीं है, ये लो डिफ्लेक्शन कर्व के अंदर हम इसको इस रीजन को कंसीडर करते हैं एज अ कैम्बर। और सेकंड जो जैसे ही 1 स्टेज खत्म होती है, रीजन 1 खत्म हुआ, वहां से लेके एक सर्टेन डिफॉर्मेशन सर्टेन ड्रॉप आता है, स्ट्रेट लाइन जो है वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाती है। दिस रीजन विल बी कंसीडर्ड एज अ सेकंड रीजन, जिसको हम रीजन 2 एज अ पोस्ट क्रैकिंग स्टेज कहते हैं। उसके बाद आपका जो आता है पोस्ट सर्विसिबिलिटी क्रैकिंग स्टेज, जिसके अंदर रीजन 3 के अंदर जो है वो आपके जो क्रैक्स हैं वो भी ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं और मेंबर जो है वो एक स्टिफनेस को स्लोली लूज करना स्टार्ट कर देता है। अब इन्हीं रीजन्स को हम मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि रीजन जो है वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं। सो द प्री क्रैकिंग सेगमेंट ऑफ द लो डिफ्लेक्शन कर्व इज एसेंशियली अ स्ट्रेट लाइन डिफाइनिंग फुल इलास्टिक बिहेवियर एज शोन इन द प्रीवियस पिक्चर। कि रीजन 1 के अंदर ये हमारा एक कंप्लीटली लीनियर रिलेशनशिप है, इलास्टिक रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से जो हमारा मेंबर है इज कंप्लीटली शोइंग अस अ फुल प्लास्टिक बिहेवियर या फुल इलास्टिक बिहेवियर, सॉरी। So the maximum tensile stress in the beam in this region is less than its tensile strength, जो कि हमने क्लास अनक्रैक्ड सेक्शन की बात की थी कि जो हमारा पहला रीजन है कि maximum tensile stress in the beam in this region is less than its tensile strength of the concrete या tensile strength in flexure, it is less than the modulus of rupture of concrete. सो द फ्लेक्सुरल स्टिफनेस, अब यहाँ पे मेंबर की स्टिफनेस क्या है कि EI जो है फ्लेक्सुरल स्टिफनेस ऑफ द बीम कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अनक्रैक्ड कंक्रीट क्रॉस सेक्शन। कि अगर आप स्टिफनेस कैलकुलेट करते हैं इस सेक्शन के इस लेवल के अंदर रीजन के अंदर, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अनक्रैक्ड सेक्शन जो सिंपल फार्मूला यूज करते हो BdQ/12, और मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी आपके पास फार्मूला जो है वो ऑलरेडी था 33 इंटू ओमेगा पावर 1.5 × 10 इसको भी आप यूज करके डायरेक्टली जो है वो स्टिफनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ये भी एक कंडीशन बताई जाती है कि द लो डिफ्लेक्शन बिहेवियर सिग्निफिकेंटली डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ कंक्रीट। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ कंक्रीट एंड जो लो डिफ्लेक्शन बिहेवियर है आपका फर्स्ट क्रैकिंग स्टेज के अंदर वो ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर हो रहे होते हैं तकरीबन। द टिपिकल स्ट्रेस डायग्राम ऑफ कंक्रीट इज शोन हियर कि ऑलमोस्ट इनका रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा एक जैसा या क्लोजर हो रहा होता है, या इनकी जो आपस में स्ट्रेस स्ट्रेन की जो वेरिएशन है दोनों मेंबर के अंदर वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। So the pre-cracking region stops at the initiation of the first flexure crack। जैसे ही आपके स्ट्रेसेस मेंबर के अंदर डेवलप होते गए, जैसे ही पहला क्रैक अपीयर हुआ, आपकी प्री क्रैकिंग स्टेज जो है रीजन 1 जो है वो खत्म हो गया और रीजन 2 जो है वो इनिशिएट हो गया। When the concrete stress reaches its modulus of rupture, कि जब आपकी कंक्रीट की स्ट्रेसेस मॉडल्स ऑफ रप्चर के इक्वल पहुंच जाती हैं, आपका पहला रीजन जो है वो खत्म हो जाता है और सेकंड रीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। Similarly to the direct tensile splitting strength, the modulus of rupture of concrete is proportional to the square root of its compressive strength. So for the design purposes, the value of modulus of rupture for the concrete can be taken as 7.5 √ fc' into lambda। अब जो हमारे पास डिजाइन पर्पसेस के लिए हम मॉडल्स ऑफ रप्चर जो कंक्रीट की कंसीडर करते हैं, जो कि हमारा क्लास यू जो हमने डिस्कस किया था कि मेंबर के अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं वो लेस देन इक्वल्स टू होती हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। फ्लेक्सुरल का फार्मूला वहां पे क्या गिवन था 7.5 √ fc'। वहां पे भी लैम्डा आना था। लैम्डा बेसिकली इज द टाइप ऑफ कंक्रीट फैक्टर। अगर आप नॉर्मल वेट कंक्रीट की बात करते हैं तो लैम्डा हमारा जो है वो 1 के इक्वल होता है, इस वजह से हम 1 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्पेशली मैं बात करता कि मैं वी आर यूजिंग लाइट वेट कंक्रीट, वी आर यूजिंग एनी टाइप ऑफ अदर फाइबर कंक्रीट, वी आर यूजिंग एनी टाइप ऑफ अदर हैवी वेट कंक्रीट, तो उस केस के अंदर जो है वो हम लैम्डा की वैल्यू स्पेसिफाई करवाते हैं। लैम्डा बेसिकली इज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंक्रीट फैक्टर। नॉर्मल वेट कंक्रीट मीन नॉर्मल वैल्यू जो कि लैम्डा की वैल्यू 1 होती है। अगर लाइट वेट कंक्रीट है तो लैम्डा की वैल्यूज 1 से कम कंसीडर होती हैं। अगर हैवी वेट कंक्रीट है तो लैम्डा की वैल्यूज 1 से ज्यादा कंसीडर होती हैं।
लैम्डा फॉर नॉर्मल और फॉर लाइट वेट कंक्रीट जो है वैल्यूज डिपेंड कर रही होती हैं, वेरी कर रही होती हैं इन द रेंज ऑफ 0.75 टू 0.85। तो नॉर्मली जो है वो डिजाइन पर्पजेज के लिए हम जब मॉडल्स ऑफ रप्चर कंसीडर करते हैं फॉर द कंक्रीट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या मॉडल्स ऑफ रप्चर इज इक्वल्स टू 7.5 अंडर रूट एफ सी डैश इनटू लैम्डा। सो प्री क्रैकिंग स्टेज के अंदर अगर हम कंसीडर करें, लेट्स सपोज वी आर कंसीडरिंग के मॉडल्स ऑफ रप्चर टू एफआर के मॉडल्स ऑफ रप्चर टू द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय क्रैकिंग मूवमेंट या क्रैकिंग मूवमेंट और मॉडल्स ऑफ रप्चर को अगर हम इक्वेट करें, यानी कि आपस में हम इक्वल कंसीडर कर रहे हैं, या डीकम्प्रेशन मूवमेंट है जिसके ऊपर आपकी क्रैकिंग मूवमेंट जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, सो स्ट्रेसेस या मॉडल्स ऑफ रप्चर स्ट्रेस एफआर इज इक्वल्स टू एफबी। एफबी इज द फाइबर स्ट्रेसेस जो कि आपके बॉटम फाइबर के ऊपर अपीयर हो रहे हैं ड्यू टू द क्रैकिंग मूवमेंट, के हमारे जो क्रैकिंग मूवमेंट की वजह से फाइबर स्ट्रेसेस बॉटम फाइबर के ऊपर अपीयर हुए एफबी या स्ट्रेस एट बॉटम फाइबर इज इक्वल्स टू मॉडल्स ऑफ रप्चर इज इक्वल्स टू, हमने लास्ट जो लेक्चर नंबर 5 और 6 था जिसके अंदर हमने डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए थे प्री स्ट्रेसिंग के एनालिसिस के, जिनके अंदर मैंने आपको बताया था टॉप फाइबर स्ट्रेसेस बॉटम फाइबर स्ट्रेसेस हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जो बॉटम फाइबर स्ट्रेसेस की इक्वेशंस थी, माइनस P is the pre-stressing force into E eccentricity या eccentric distance divided by AC cross sectional area into 1 plus E is the eccentric distance, CB is the centroid to bottom fiber distance divided by R square is the radius of gyration plus MCR is the cracking moment divided by SB section modulus at the bottom fiber। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कराए थे। Where subscript B stands for the bottom fibers at midspan for a single supported beam. If the distance of the extreme tension fibers of concrete from the center of gravity of the concrete section is yt, अगर हम